हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने एसेट्स के बारे में समझे थे, ओके, एंड वी आल्सो अंडरस्टूड दैट देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, वन बीइंग नॉन करंट एंड करंट एसेट, वन बीइंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। आज के इस वीडियो में ना अपने एक और एसेट के बारे में समझेंगे, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, दिस आल्सो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, जो कि कहीं ना कहीं अपने अलग अलग जगह यूज होते रहता है ये टर्म। सो बहुत रेयर यूज होता है, बट देन जब यूज हो जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओ ये क्या आ गया, ओके, आपकी लाइफ में। सो वी आर गोइंग टू डील विद फिक्टिशियस एसेट, and without wasting time, let's start. So fictitious और nominal assets मतलब नाम के लिए बस एसेट है सर, एक कुछ है ही नहीं। फिक्टिशियस मतलब कुछ रियलिटी नहीं है, कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिक्टिशियस एसेट मतलब वो चीज़, ओके। ना ही उसको हम टेंजिबल एसेट पकड़ सकते हैं, ना ही हम उसको इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं। एक ऐसा एसेट जिससे ना ही हम उसका बेनिफिट ले पाते हैं, ना ही उसको हम कैश में रियलाइज कर पाते हैं। तो ये क्या का एसेट हुआ, ओके। तो एक ऐसा एसेट जो कि एक्चुअली में एसेट भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ एसेट्स आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। सर एग्जाम्पल पकड़िए सर, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। सो पहला एग्जाम्पल यदि हम पकड़े तो एक होता है पीएल का डेबिट बैलेंस। ओके, पीएल का जो डेबिट बैलेंस होता है ये लॉस होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और कुछ ऐसे खर्चे जो होते हैं जिसका जो काम है उसका हो चुका है, जस्ट मैंने राइट ऑफ नहीं किया, मैंने अपने बैलेंस शीट से हटाया नहीं है उस चीज़ को। ओके, ये बस दिख रहा है मेरा बैलेंस शीट में कि एक एसेट के हिसाब से दिख रहा है। ओके, उसको मेरे को हटा देना चाहिए था, लेकिन हटाया नहीं, अभी भी है। तो ये सारे एसेट्स होते हैं ना पीएल का जो डेबिट बैलेंस, ओके, ये दिखा तो रहे अपने, ओके, लेकिन एक्चुअली ये मेरे को कुछ बेनिफिट दे नहीं पाता है। एक्चुअली ये एक ड्रॉबैक के कारण है, पहले हम लोग पीएल का डेबिट बैलेंस के एसेट के अंदर लिखते थे, ओके, लेकिन आजकल जो कंपनीज एक्ट बोलता है इसको अलग तरीका का प्रेजेंटेशन करके हम लोग एक रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नेगेटिव बैलेंस के हिसाब से भी दिखाते हैं। तो थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप एसेट में लिख रहे हो तो ये एसेट तो एक्चुअली में लॉस तो कोई एसेट हुआ नहीं, ओके। तो वी से दैट आने वाले दिनों में शायद अपने ओनर से पैसा ले लेंगे, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, एसेट में लिखते थे। बट दैट वाज अ वेरी इलॉजिकल थिंग। बट यस, यदि अपने एसेट में लिख रहे हैं तो कैसा टाइप का एसेट हुआ ये? क्या ये बेनिफिट दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये फिक्टिशियस एसेट हुआ। ओके, कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ जिसको अपने राइट ऑफ नहीं किए, इसको भी अपने कहाँ लिखेंगे, एक फिक्टिशियस एसेट के हिसाब से ही मानेंगे। ओके, और पकड़िए एग्जाम्पल सर, और कुछ एग्जाम्पल दीजिए। और एग्जाम्पल देना तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कभी कभी देखो छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, छोटा पोस्टरिंग वोस्टरिंग किया, उसको हम एक साल में निपटा देते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल के हम उसको लिख देते हैं। बट नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, कभी कभी क्या ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत भारी भरकम एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर लेता है, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, एग्जाम्पल सर, मान लो मैंने शाहरुख खान को 7 करोड़ रुपया देके 7 साल के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, 7 साल के लिए। ओके, 7 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, समझ रहे? तो वो 7 करोड़ रुपया देना पड़ा मेरे को उसके लिए, 7 करोड़ रुपीज़। तो 7 करोड़ रुपया क्या हम एक ही बार में यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दें एज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में झटका लगेगा। ओके, एक बार में इतना ज़्यादा लॉस, ओके, उस साल में लॉस दिखाएगा, जबकि उसका बेनिफिट तो मेरे को 7 सालों तक मिलने वाला है। ओके, तो हम उसको क्या करते हैं कि सर इस साल ना मान लीजिए 1 करोड़ का बेनिफिट मिला, बाकी का जो 6 करोड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोल के दिखाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1 करोड़ को हटाते हैं, फिर बाकी जो 5 करोड़ है नेक्स्ट ईयर दिखाते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, इसको हम लोग एक बाद में एक टर्म के साथ भी रिलेट करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हुआ, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे मेरे को रेवेन्यू आने वाला है इन अ डेफर्ड वे। ओके, तो ये जो चीज़ होता है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लो या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका जो बेनिफिट आने वाला है इज नॉट सर्टन। क्यों नहीं सर्टन? जब मैंने फर्नीचर लिया ना, फर्नीचर से हमको मालूम है बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, मेरे को रेवेन्यू मिलेगा। ओके, बट जब मैंने शाहरुख खान को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, आज के डेट में तो मान लो उसका थोड़ा सा अभी भी क्रेज है। ओके, मान लो 1 साल 1.5 साल के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है, मान लो कुछ एक वो लीगल मैटर्स में फंस जाता है, मान लो उसका कुछ डिफेमेशन हो जाता है सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा सिनेरियो हो गया कि ओह शाहरुख खान का पोस्टर लगा है, इस कोचिंग सेंटर में तो जाना ही नहीं है, ऐसा कुछ सिनेरियोस हो जाते हैं। ओके, अभी होते भी है, काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक बैग फॉर एनी रीज़न वो लोगों का जो मार्केट में होता है नाम खत्म हो जाता है। तो मान लो 2 साल तो अच्छा से चला, उस नाम के कारण मेरे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन तीसरा साल में उसका कुछ डिफेमेशन एंड ऑल वगैरह वगैरह हो गया। तो क्या मेरे को उस नाम के कारण बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया हुआ है, लेकिन कोई सर्टनटी नहीं है
okay, that I will be getting the benefit out of it. So this type of advertisement expenses are heavy advertisement expenses, okay, deferred revenue expenditures, these are also the examples of fictitious assets, क्योंकि आपका जो बेनिफिट है कोई सर्टन नहीं है, आप उसको ना कैश में रियलाइज कर सकते हैं, आप उसको टेंजिबल भी नहीं बोल सकते, आप उसको इंटेंजिबल भी नहीं बोल सकते, ओके. दिस इज fictitious asset. I hope you understood it. Hope you like, comment and subscribe the channel.